आंसर की ज़रूर आप लोग रखिएगा। आपके ग्रुप में भी जो है इस प्रश्न को भेजा गया है आंसर की। थोड़ा सा आप सम्मिलित करिएगा, जब मैं आपको बता दूंगा तो आप बताइएगा कौन सा विकल्प सही गया है। हालांकि क्वेश्चन नंबर आज का ये 101 है। सवाल है कि सामाजिक सुरक्षा की आधुनिक संकल्पना की इमारत यानी निम्न में से किन विचारों पर बनी हुई है। यानी आप ये कह सकते हो कि सामाजिक सुरक्षा के संकल्प में आज के समय में, ठीक है, आधुनिक संकल्पना के पर्सपेक्ट के आधार पे निम्न में कौन से पॉइंट्स हैं जो सही विचार या सही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यूजीसी नेट का। तो कल आप सभी लोगों ने बताया भी था कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के आधार पे सोशल सिक्योरिटी जो बिल्डअप होती है वो बेसिकली कुछ टाइप्स ऑफ आइडियाज़ हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि समाज के संरक्षण हेतु प्रायश्चित दंड से अधिक का सरोकार करना। और प्रायश्चित दंड क्या होता है, मैंने बताया था कि भाई कोई अगर मान लीजिए आपने कोई दोष या कोई अपमानजनक कार्य किया है तो उसके संदर्भ में कोई चीज़ें होती है, अगर आप प्रायश्चित करते हो तो वह एक प्रकार का दंड माना जाता है, वो प्रायश्चित दंड है ना। आपने कोई घटना घटित या कोई भी समाज में असामाजिक व्यवहार या दोष उत्पन्न कर देते हैं तो उसके संदर्भ में प्रायश्चित करने की पेच में, है ना, आप उपवास रखते हैं या कुछ अन्य एक्टिविटीज संचालित करते हैं तो उस संदर्भ में इसका नाम लिया जाता है और ये पार्ट सही है। वहीं अपराधी के सुधार हेतु प्रतिकारी दंड होता है। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप समाज के प्रति कोई आप व्यवहार करेंगे या असामाजिक व्यवहार उत्पन्न करेंगे तो उसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा, वो पार्ट होता है दंड के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि ये सामाजिक सुरक्षा समस्याओं का पहले से अनुमान लगाने व निदान करने का प्रयास बता रहा था। ये थोड़ा सा पार्ट डायग्नोसिस के संदर्भ में है, और डायग्नोसिस हो गया या अनुमान लगाने के परिप्रेक्ष्य में विचार करना समस्या के दृष्टिकोण में। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हो सकता है कि ये व्यक्ति भी शामिल हो सकता है इसके अंतर्गत। सवाल है कि आधुनिक सुरक्षा के लिए डायग्नोसिस हम व्यक्ति पर करते हैं, ग्रुप पर करते हैं, कम्युनिटी पर करते हैं। हालांकि ग्रुप, केस और कम्युनिटी ये पार्ट है समाज का, समाज की पार्ट है ना, समाज के वाले। प्रायश्चित दंड और प्रतिकार दंड ये जो ऊपर के पार्ट दो ऑप्शन आ रहे हैं वो सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, है ना। और ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि अनुमान लगाने और उसको निदान या डायग्नोसिस करने के संदर्भ में, वो भी कोई पर्टिकुलर एक समस्या को लेकर, है ना। और डी ऑप्शन मनुष्य के साथ केवल मानवीय व्यवहार किए जाने पर, मनुष्यों के साथ मानवीय व्यवहार किए जाने के लिए संवर्धन, संवर्धन एक प्रकार का ग्रोथ है, एक प्रकार का डेवलपमेंट का पार्ट है ये, है ना। अच्छा पॉजिटिव शब्द है ये। संकल्पना के संवर्धन और उनकी सुरक्षा करने का प्रयास किया गया है। और ये बात सही भी अगर माना जाए कि मानवीय व्यवहारों को, ठीक है, किए जाने संकल्पना के लेकर अगर हम उसके विकास पर या उसके बढ़ावा देने पर या उसके ग्रोथ पर अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण दे रहे हो समाज के अंतर्गत या उसको पुनर्वासित कर रहे हो, है ना, रिहेब कर रहे हो उस व्यक्ति को, तो इसका मतलब है कि आप समाज को कहीं ना कहीं एक प्रकार से सुरक्षित कर रहे हो या जो है सामाजिक सुरक्षा के पॉइंट व्यू में आप बात कर रहे हो उसके दृष्टिकोण से। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए ए भी, बी भी और डी भी, विकल्प में भी, क्योंकि आयोग ने लगाया भी है ऑप्शन सेकंड को, यही ना। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों ने बताया भी था कि विकल्प जो होगा वो दूसरा विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा। क्लियर है ना। तो ये इसके प्रश्न के आधार पे पूछा गया है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसका परिणाम क्या हो सकता है। इसका परिणाम पर्सनालिटी, यानी ये इस प्रकार से व्यक्तित्व को निभाता है ना, एक प्रकार से व्यक्तित्व को, यानी आप ये कह सकते हो कि पॉइंट जो जाएगा वो आपका तीसरा वाला सही माना जाएगा, राइट, है ना। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समूह प्रोत्साहन के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आईडी अगर हम बात करेंगे तो जो है 518 है। इसी प्रश्न को लेकर हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे हम लोगों ने, जो है समूह को प्रोत्साहन के हानियों के दृष्टिकोण में, समूह प्रोत्साहन की हानियों को लेकर। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस विकल्प में क्या क्या ऑप्शन सही जाना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा आप लोग। 518 का थोड़ा सा आप भी अपने विचारों को यहाँ पे लगा सकते हैं क्या। ए और ई बताया था सर। ए और ई सर, फोर नंबर फोर नंबर। ओके,
ए और ई, यहां पर ए और ई विकल्प में आपका डी में है ना, कि कौन सी हानियां हैं। लिपिकार की कमी, अच्छा ये तो शायद सही गया था ना हम लोगों का, है ना। कर्मियों के बीच बेहतर सहयोग हो गया तो लाभ हो गया, लघुत्तर प्रशिक्षण ट्रेनिंग हो गया तो लाभ हो गया, लिपिक कार्य की कमी की बात करना है तो ये भी एक प्रकार से लाभ के रूप में दर्शाया है। तो समूह प्रोत्साहन की हानियों के रूप में कहा कि प्रोत्साहन प्रयोजन की पूर्ति में पर्याप्त रूप से न सशक्त नहीं हो सकता है, ये एक प्रकार की हानि है, ठीक है। और उसके बाद सक्षम कार्यकर्ता को अक्षमता के लिए दंडित किया जा सकता है, ये भी एक प्रकार की इसकी हानि का पार्ट होगा, ठीक है। तो ए ई का ही चुनाव करें, विकल्प में आपका फोर्थ वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही चला जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन जो जाएगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही माना जाएगा, डी ए ई। उत्पादन क्षमता, ठीक है, ये सवाल हमारे सामने दिया गया है, उत्पादन क्षमता, है ना। और कहा गया कि सॉरी दक्षता है, मतलब कौशल, क्या है ये, कौशल। सुधार और लागत घटाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये एक प्रकार से फैक्ट वाला सवाल है, ये एक प्रकार से फैक्ट का सवाल दिया गया है, ठीक है। दिसंबर 2023 का ये पेपर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन आईडी भी 477 जो है दिया गया है। इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए, बताएं एक बार, इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए। सी सर सी। क्या 7 सर, तब ओके, पंचम इसका कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी, सप्तम सप्तम सप्तम, सप्तम पंचवर्षीय योजना। ये कब चलाई गई थी, 85 से 90। 85 से 90, ओके, सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। 1985 से लेकर 1990 के बीच में 7वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन दक्षता के सुधार और लागत घटाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संकल्पना जो है इस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, ठीक है। आगे सवाल बात करते हैं नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से विश्व के किस देश ने उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी यहाँ पर देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यता का विभाग जो है पारित किया था, किस देश ने विश्व के, तो ये तो बड़ा भारत यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जानें, ये क्या है। ये देखो परीक्षा में आप लोगों से दोबारा भी प्रश्न देखने को मिल सकता है इस जनवरी 2025 में भी, है ना। तो देखिए आप लोगों ने CSR को भी ध्यान रखना है इस सवाल के आधार पर अगर हम बात करें, और साथ ही साथ इस प्रश्न में ये कहने का प्रयास किया गया है चीन, ठीक है, यूके, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया, 4 ऐसे देश की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चीन, यूके और इंडोनेशिया, साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्व को कानूनी रूप से अनिवार्यता रूप में बनाया है, कानूनी रूप से, है ना। भारत ने भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कुछ कंपनियों के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR को अनिवार्य के रूप में दर्शाया है। फिलहाल विश्व के किस देश ने उद्योग के सामाजिक उत्तरदायित्व की अनिवार्यता के रूप में विधान पारित किया है, तो वो है भारत। यूके आपका यहाँ पर फिर नहीं रहेगा, जो कि इंग्लैंड दिया गया है, एलिमिनेंट हो जाएगा, और USA एलिमिनेंट, और दक्षिण न्यूजीलैंड भी एलिमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। उस दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं विधान को पारित करने में, तो भारत देश अपना आ जाता है उस परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। भारत में भी कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है वो 135 है, कंपनियों के लिए वह बताया गया है CSR के बारे में, ठीक है। 135 धारा आप याद रखेंगे। इसका मतलब देखो सामाजिक उत्तरदायित्व का जो मतलब होता है वो व्यवसाय ना सिर्फ स्टॉक होल्डर मतलब शेयर धारकों के लिए मुनाफा कमाना,
बल्कि समाज के लिए फायदेमंद तरीके से काम करे और सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े जो भी फायदे हैं उन चीज़ों को डेवलप करे, सकारात्मक ब्रांड पहचान विकसित करे, क्लाइंट को वफादारी को बढ़ावा दे रहे, बेहतरीन कर्मचारियों को आकर्षित करे, दीर्घकालिक वित्तीय सहायता को हासिल करे, उन परिप्रेक्ष्य में ये अपना रोल अदा करता है। और सीएसआर से जुड़े कुछ विषय रहे हैं, जैसे मानवाधिकार का विषय एक है, वो भी शामिल होता है, श्रम प्रथाएं हैं वो भी शामिल होता है, पर्यावरण भी है वो भी शामिल होता है सीएसआर के दृष्टिकोण से। तो सीएसआर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। सीएसआर के बारे में उससे संबंधित सवाल था, विकल्प आपका फोर्थ वाला सही माना जाएगा इस सवाल में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है व्यावसायिक सेवा स्वयं सेवा में शामिल होकर एक समर्थन एक प्रकार से उसका समर्थन कर सके, परोपकारी कार्यकर्ता, धर्मार्थ मतलब चैरिटी, ठीक है, प्रकृति के सामाजिक लक्ष्यों में अपना योगदान निभा सके। इसका एक अहम रोल होता है सीएसआर का। उसके बाद देखिए एक यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ सवाल आ रहा है आप सभी के सामने, कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसी कार्य के विषय में सूचना संग्रहित करने की एक प्रक्रिया है कार्य विश्लेषण। कार्य मूल्यांकन रिप्रेजेंट करेगा आपका समुचित वेतन दर के निर्धारण हेतु किसी संगठन के एक कार्य को दूसरे कार्यों की तुलना के आधार पर। कार्य विशिष्टीकरण क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक मानवीय योग्यता का विवरण दर्शाना। और कार्य विवरण एक उपकरण है ना, एक उपकरण जो किसी पद के टास्क या कर्तव्य या प्रकार या दायित्व का वर्णन करे, ये इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सामने यहाँ पे विकल्प जो जाएगा वो पहले का 3 है, दूसरे का 2 है। ठीक है, पहले का 3 दूसरे का 2, ऑप्शन आपका थर्ड जा रहा है। इसमें कौन सा विकल्प लगाया है आयोग ने, बताएं जरा एक बार। बिल्कुल सही है सर, वही जाएगा सर, आपने जो बताया वही। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बताते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि यहाँ जो है ना मैं आंसर की अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग जरूर बताते रहिएगा साथ ही साथ, है ना। आगे देखिए, आज ही मैंने आप लोगों को एक फ्रायड की कुल टोटल रक्षा युक्तियों के बारे में आज मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था सोशल केस वर्क में, जो KGMU के बच्चे होंगे उनको। तो इस रक्षा तंत्र के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कि आप बताइए इनमें से कौन सा रक्षा तंत्र जो है माना जाएगा 107 के अंतर्गत। ठीक है, तो देखिए अस्वीकृति है ना। उसके बाद आप देख सकते हो आनंद तो नहीं है, आनंद तो मूल प्रवृत्ति हो जाती है। युक्तिकरण है आपका, ठीक है, विस्थापन का पार्ट भी रहेगा आपका, और उसके बाद क्षतिपूर्ति है। ठीक है, तो ये आपके आनंद ऑप्शन को छोड़ दो, जो बी ना हो जिसमें, उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके आप लगा सकते हो, है ना। तो A, C, D और E थर्ड जा रहा है आगे। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का जो है सही माना जाएगा। क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड। सर यही विकल्प। हाँ हेलो जी बताएं। सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक एक शब्दों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। अस्वीकृति का अर्थ क्या होता है सर, किसी व्यक्ति या चीज को स्वीकार ना करने की क्रिया में या उसके भाव में, उसे हम लोग अस्वीकृति का नाम देते हैं, जो कि रक्षा तंत्र है। और ये माना गया है किसके द्वारा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने से अगर आप इनकार करते हैं तो उस क्रिया में हम लोग उसको अस्वीकृति का नाम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं तो एक शब्द हमारे सामने और रिप्रेजेंट होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण का अर्थ सिंपल शब्दों में अगर आप समझे, किसी व्यक्ति या स्थिति के किसी भी मामले में आप पर्याप्त होने का दावा कर रहा हो अपने अहंकार की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में, मतलब एक प्रकार का रेशनलाइजेशन शब्द होता है ये। और इस दृष्टिकोण में मेरा कहने का भाव ये है कि किसी व्यक्ति या कोई कंडीशन हो या कोई स्थिति हो, उसके किसी भी मामले में आप पर्याप्त, मतलब पर्याप्त ना हो, मैं पूरी टोटल वो चीज़ें वहाँ पे शामिल ना हो, आप पर्याप्त हो, है ना, और उसका दावा कर रहा हो, तो वहाँ पर ईगो का, जिसमें ना जो है विवादास्पद व्यवहार होता है, एक प्रकार से तार्किक चीज़ें होती हैं, एक प्रकार से अब आप एग्ज़ाम देने गए, आपने क्या बोला, आपने कहा कि बेंच ही ठीक नहीं थी वहाँ पर, है ना, दिशा ही ठीक नहीं थी जहाँ मैं बैठा हुआ था, मैं इसकी वजह से असफल हो गया। आप किसी और चीज़ों पर बेसिकली क्या कर रहे हो,
अपने ईगो को सेटिस्फाइज करके जो है बताने की कोशिश करो कि ये चीज़ जो है हमारे असफलता का कारण माना गया है या मान रहे हो, है ना। तो इस दृष्टिकोण में इसको बोला जाता है, ये एक प्रकार का विवादास्पद व्यवहार होता है। तार्किक रूप से उचित ठहराने की कोशिश आप करते हो तो इसका परिणाम जब आपके सामने व्यक्त होता है तो उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं युक्तिकरण, उसको हम लोग युक्तिकरण बोलते हैं। दूसरा शब्द है विस्थापन का पार्ट, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग साइंस के पार्ट में बोलते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देना विस्थापन का पार्ट कहलाता है। किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तित होना या परिवर्तन होना, उस क्रिया को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। ये भी रक्षा युक्ति का पार्ट है। क्षतिपूर्ति, कोई आपने कार्य किया है ना, और वो कार्य मान लीजिए किसी दूसरे की पार्ट में अगर हम बात करते हैं, आपने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाई तो उसकी हानि के लिए जो भरपाई करनी पड़ती है वो क्षतिपूर्ति होती है। किसी दूसरे पक्ष के द्वारा ठहराया गया नुकसान क्षति कहलाता है ना, या एक प्रकार से देनदारियों के लिए वो एक प्रकार का मुआवजा कहलाता है। तो वो क्षतिपूर्ति यानी उस क्षति की पूर्ति करना, उस क्षति की पूर्ति करना, इस शब्द को शामिल किया गया। तो इसलिए ACDE वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन 3 है। एक सवाल हमारे सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और वो सवाल ये है कि समूह कार्य हमेशा 2 तरह की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, कार्यक्रम और समूह में सामाजिक संबंध के आधार पे, है ना। तो क्या इस प्रश्न का या इस विकल्प में अगर हम बात करते हैं तो क्या जवाब देना आप लोगों के लिए उचित रहेगा? प्लीज बताएं इस सवाल का सही विकल्प क्या होना चाहिए। क्या ये पॉइंट सही होना चाहिए? प्लीज। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं जो सर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो ये पॉइंट, समूह कार्य हमेशा 2 कार्य की गतिविधियों, 2 तरह के कार्य गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। एक तो कार्यक्रम करता है, ये बात सही है, समूह कार्य में भी कार्यक्रम से होता है कार्य, समूह में हाँ जी, सही है, सही है। होता है, तो ये तो बात सही है सिराज। गलत नहीं सर, देखिए सर, आप यहाँ पे देखिए सर, ये हमेशा शब्द हटाएंगे ना, ये स्टेटमेंट सही हो जाता है, लेकिन हमेशा जो शब्द है ना, ये गलत कर दे रहे हैं सर। नहीं, यहाँ देखो हमेशा की पहली बात मैं मानता हूँ, हमेशा केवल एक शब्द होता है इस तरीके का, लेकिन यहाँ अगर हम एक मिनट थोड़ा होल्ड रखिएगा आप लोग थोड़ा सा प्लीज। हाँ हेलो करिए, जिससे सिराज ने कहा कि भैया हमेशा अगर शब्द हटा दे, समूह कार्य जो है हमेशा 2 तरह के गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ग्रुप वर्क के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, और ग्रुप वर्क जब भी कभी कार्य अगर होता है तो अगर मान लो कार्यक्रम हमेशा आप नहीं करोगे, ठीक है, तो दूसरा काम तो आप करना पड़ेगा, समूह में सामाजिक संबंध तो अपनाना ही पड़ेगा सर। अगर जी सर, जी सर, जी संबंध सर। नहीं अगर होगा आपका, मानता हूँ कार्यक्रम आप हमेशा नहीं कर सकते हो, है ना, ये बात सही है, लेकिन सामाजिक संबंध तो आपको हमेशा रखना पड़ेगा, वो तो है ना। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे जो हमेशा शब्द है सर पॉजिटिव के रूप में, ना कि नेगेटिव के रूप में, तो ये बात सत्य है। पहला पॉइंट में गलती नहीं की गई है कि समूह कार्य हमेशा 2 तरह की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, एक कार्यक्रम, दूसरा बेसिकली समूह के सामाजिक संबंधों पर, ये बात सत्य है। कारण दूसरा कहता है, दूसरा कथन भी दिया गया है, कहता है कार्यक्रम की गतिविधियों में समूह कार्यकर्ता, जो समूह कार्यकर्ता है यानी आप हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करेंगे तो उस समय आपका क्या रोल होगा कि सदस्यों के परस्पर अननोन क्रियाओं का मतलब होता है एक प्रकार का रेसिप्रोकल, जैसे व्यक्ति समाज दोनों अननोन क्रिया है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा कहोगे। तो सवाल कहा कि कार्यक्रम की गतिविधियों में समूह कार्यकर्ता और सदस्यों की परस्परता, मतलब देखो समूह में सदस्य होगा वो और कार्यकर्ता के परस्पर में अननोन क्रियाओं के मार्गदर्शन देता है, अननोन क्रियाओं में मार्गदर्शन देता है, ये बात सही, यहाँ तक करेक्ट है। कार्यकर्ता जो है बेसिकली सदस्यों को भी क्या करता है, मदद करता है, और जो समूह के सदस्य हैं वो एक दूसरे से सीखते भी, एक दूसरे के पूरक हैं, कार्यकर्ता भी और सदस्य भी, और यहाँ तक सही है, ताकि वे दूसरों के साथ जुड़ सके और विकास और अवसरों का अनुभव कर सके। तो यानी ये भी पॉइंट आपका सही होगा। तो दोनों सत्य है, यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, और मैं आपसे कहूँगा कथन पहला और दूसरा दोनों सही होगा, ऑप्शन ए सत्य माना जाएगा इस सवाल का। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यस सर। दूसरे सवाल पे बात करते हैं। महिलाओं के लिए जुड़े कुछ विधान आए हुए हैं,
कुछ यहाँ पर आपके सामने वो आए हुए, जैसे कोई अधिनियम आए हुए। तो मैं चाहूंगा कि इन अधिनियम को एक बार फिर से याद रख लीजिएगा आप लोग, आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, फैक्ट वाला सवाल है, सन 1956। क्या ये बात सही है भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, इमोरल बिल्कुल सर। किंग प्रिवेंशन एक्ट होता है, जो 9 मई 1950 को भारत सरकार के द्वारा हस्तांतरित हुआ था। लेकिन यह अधिनियम जब सही तरीके से पूर्णतः रूप से ये लागू हुआ तो वर्ष था 1956 का सर। उसके बाद अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बेसिकली मॉडिफाई भी हुआ, और उस मॉडिफाई के दृष्टिकोण में आपने नाम देखा होगा सन 1986 का, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 का भी। मकसद ये था कि भारत में जो वेश्यावृत्ति है, जो अनैतिक तस्करी है, उसको रोका जा सके, और अवैध जो वेश्यावृत्ति हो रही है उसको बेसिकली रोक कर हम लोग जो है समाज को एक सही मार्ग दिखा सके इस परिप्रेक्ष्य में। तो आया तो 1956 में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम था नाम लिखा 1956, संशोधन हुआ 1986 में। अभी आपका सवाल यहाँ पे सत्य तब माना जाएगा जब आप सभी विकल्पों का सही तरीके से चुनाव कर लेंगे तब। बात करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है। आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि भाई दहेज लेना देना रोक दिया गया है ना, लेन देन पर रोक लगा दी गई है। यह एक कानून बताता है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पहले था, जब वो 350 और कौन सा आर्टिकल था 35 ना हटाया गया, तब तो उसे जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया अब तो। ठीक है, तो दहेज लेना और दहेज देना एक प्रकार का अपराध है, ये बात आप जानते हो। 15,000 रुपए तक जुर्माना की भी बात बताई गई थी, 5 साल के लिए बेसिकली जेल की सजा भी बताई गई थी उसमें। और इसमें 2 धारा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक धारा होती है 498 का। एक आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा अभी हाल ही के बारे में, अतुल सुभाष का नाम, जिन्होंने सुसाइड कर लिया 1.5 घंटे। जी सर, जो बेंगलुरु का है। हाँ, सर, बेंगलुरु का। बिल्कुल सर। तो उसमें आप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो आपको वहाँ पे एक धारा के बारे में जिक्र किया होगा उस व्यक्ति ने। मतलब आप कितना जेन्युइन पर्सन था वो, कि सारे बारे पूरी नॉलेज रखता था, हर एक एक्ट वगैरह के बारे में भी नॉलेज उसके बहुत पास थी। तो 498 एक धारा है जहाँ बेसिकली पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता करने के से जुड़ा हुआ एक कानून बताया गया, मतलब एक कानून है वो। तो उस धारा में ये बताया गया, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ प्रताड़ित हो रही थी, इस तरह की धारा उसके ऊपर लगाए गए थे, उसके अतुल सुभाष के ऊपर। ठीक है, तो उस धारा के बारे में जिक्र किया गया है। तो और ये धारा क्या बताती है 498 कहता है कि पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता करने से जुड़ा हुआ जो कानून होगा वो कानून 498 है, वो कानून 498 है। तो यह धारा दहेज से जुड़े मामलों के संदर्भ में है ना, और साथ ही साथ क्रूरता के बारे में भी जिक्र करता है। किसी भी वैवाहिक घर में सामान्य घरेलू कलह को जो धारा रिप्रेजेंट करता है वो 498 जो है प्रस्तुत करता है ना। तो ये भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट रहा है। तो हालांकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम अगर प्रश्न बनता है तो आप एक्ट को सभी लोग लगाओगे, कौन सा एक्ट? वो लगाओगे सन 1961 का। एक सती निवारण अधिनियम है, आप सब जानते हैं भली भांति तरीके से, सन 1987 का है। विधवाओं को स्वेच्छा से या मजबूरन जिंदा जलाने या दफनाने की एक प्रथा को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था सन 1987 में। और आप इस एक्ट के बारे में भली भांति तरीके से जानते हैं, है ना। यह अधिनियम राजस्थान सरकार ने सन 1987 में सबसे पहले बनाया था, और यही अधिनियम 1988 में 1988 में भारत सरकार ने संघीय कानून में शामिल कर दिया। शामिल कब किया? तो 1988 में शामिल किया, संघीय में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। या आप ऐसा कह सकते हो, भारत सरकार ने एक संघीय जब कानून में शामिल कर दिया तो कानून सती प्रथा को रोकथाम के लिए बेसिकली जीवित विधवाओं को जिंदा जलाने से बेसिकली बंद करने या उस पर रोकथाम लगाने या उसको दंडित करने के रूप में प्रस्तुत हुआ ये अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं सती निवारण अधिनियम। ठीक है, तो संघीय में कब लागू हुआ? संघ जब नाम आएगा तो आप सभी लोग बताइएगा 1988 वाला। ठीक है। दूसरा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष एक अधिनियम है 2013 का, आप सभी
मकसद ये था कि कार्यस्थल पर ना महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकना था, उनका समाधान करना था और इस तरह के शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र बनाया गया था इस अधिनियम के तहत। मतलब यह अधिनियम कहता था कि नियोक्ताओं को अपने सेवा नियमों में यौन उत्पीड़न को शामिल करना और कार्यस्थल से निपटने के लिए व्यापक नीति को तैयार करना। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग को इन समितियों के गठन और कार्यकरण की निगरानी करनी चाहिए या करनी होती है, और राज्य महिला आयोग को इस अधिनियम और नियमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इस तरीके की बात जो है इस एक्ट के अंतर्गत कही गई थी 2013 के। एक आता है यहाँ पर स्त्री अवशिष्ट प्रतितोष अधिनियम, मतलब स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम का नाम भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। सन 1986 का ये एक्ट है, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस अधिनियम में विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग एंड आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं का अशिष्ट रूपण को प्रतिबंध करेगा। जैसे मैगजीन में हो गया, न्यूज़पेपर में हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ जो महिलाओं का पिक्चर या फोटो वगैरह आता है उस तरीके पर ये बेसिकली रोक लगाने के संदर्भ में बताएगा कि आप स्त्री को इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात बताई गई थी। मैं आपको बता दूं, एक मार्गरेट आल्वा ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया था और अक्टूबर 1987 में इसको बेसिकली पारित किया गया था। 1987 में इसको क्या किया था, पारित किया था। ठीक है, तो ये था इस अधिनियम के संदर्भ में। अब आपको इस अधिनियम में सही क्रम के रूप में प्रस्तुत करना है कि सबसे पहले कौन सा एक्ट इसके अंतर्गत आया है। तो देखो, एक तो 1956 ऑप्शन ए सर। सबसे पहले आएगा। ठीक है, ये 1956 अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा। 56 के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 61 आ रहा है, यानी बी आपका पहले आएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 61 के बाद आपका क्या आना चाहिए, 86 ई सर। या 2013 या आपका 1986। तो 1986 कम है, फिर 1987 है, तो 1986 यानी ई आएगा। फिर उसके बाद 1987 आएगा यानी सी आएगा। फिर उसके बाद आपका डी आएगा। अब ये ऑप्शन मैच करिए, पहला है और सही जवाब दिया है आपने, ऑप्शन पहला करेक्ट है। बाकी बीच में आप देखो जो साइड लिखा है मैंने, वो संशोधन का पार्ट लिखा है, वो भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, उस संदर्भ में आगे बात करेंगे। अब अगले सवाल की तरफ। ये सवाल आप लोग आसानी से लगा सकते हो, है कि नहीं, बताइए। यस ऑप्शन बी। यस अगर आपने सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क का 1936 से मैच कर रहे हो तो सबसे अच्छी बात है, और ये आपका पॉइंट सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंस्टीट्यूट ऑप्शन 2 में सर। वर्क ट्रेनिंग की बात करेंगे तो सब कौन सा वर्ष आएगा, इंस्टीट्यूट फॉर अ सोशल वर्क ट्रेनिंग। तो ऑप्शन कौन सा मैच होना चाहिए यहाँ पर, 1899 सर। 1899 में एक किताब आई थी मैरी रिचमंड का, जानते हैं उस किताब का क्या नाम है, फ्रेंडली विजिटर अमंग द करके आई थी किताब, उस किताब का नाम, इसे आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक है समर स्कूल ऑफ, ठीक है, समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपिक वर्क। ये इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको आप लोग बताइएगा। 1898 सर। 1898 आपका यहाँ पे ये सही चला जाएगा। और न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी की बात करेंगे तो ये 1904 हो जाएगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा जो सवाल गया है ये अलग अलग स्कूल के बारे में पूछा गया है इसके संदर्भ में, है ना। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। इन जो है फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है लोकोपकार करना, एक प्रकार से लोकोपकार धर्मार्थ सहायता है या दान के द्वारा मानवता के कल्याण में वृद्धि का प्रयास करने के लिए, या उसके मानवता के कल्याण में वृद्धि के प्रयास या उसके प्रति झुकाव को लेकर रिप्रेजेंट करते थे। समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपिक वर्क था और न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी का कार्य था। ठीक है, तो ये दोनों जो CD लिखा हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये जो है उसी का सर नाम चेंज हुआ है सर, समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी का। देखिए फिलेंथ्रोपिक, हाँ आप ऐसा कह सकते हो। बेसिकली स्कूल जो रहा है ये न्यूयॉर्क के सारे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी के सभी, है ना, ये बेसिकली न्यूयॉर्क के
सभी कहीं जी प्यारे सर। माने जाते हैं, 1800 यूनिवर्सिटी के हैं। जी 1898 है ना सर, समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी वो अच्छा, एस्टेब्लिश हुआ था, फिर 1904 में इसको चेंज करके न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी रख दिया गया सर। ओके। हालांकि ये न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका, आप सबको पता है, समर स्कूल बेसिकली जो है इसका पहला नाम था समर स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपिक वर्क, फिर न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ फिलेंथ्रोपी, ये बेसिकली नाम परिवर्तन का पार्ट बना। ठीक है, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो कि ये जब आया था तो 1898 था, नाम परिवर्तित हुआ 1904 में। ठीक है, और मास्टर ऑफ साइंस की जो डिग्री शुरू की गई थी इसमें, वो स्टार्ट की गई थी 1940 में, इसी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री। ठीक है, साइंस की डिग्री तो 1940 में। ठीक है, अमेरिका की ये एक प्रकार की निजी संस्थाएं रही हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे इसमें, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ठीक है, आगे बात करते हैं। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी से कुछ मिलता जुलता इसका रोल रहा है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। ठीक है, सर ये सब यूनिवर्सिटी में जैसे अपन लोग सोशल वर्क किया है और नेट क्वालिफाई है या पे जीआरएफ है, तो पीएचडी तो वहां से कर ही सकता है सब। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क कर दिया। जानते हो कब किया गया था इस स्कूल का नाम? न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क कब किया गया था? 1919 में सर, 1919 में हाँ, सर। 1919 में इसे किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क 1919 में। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विकल्प बता दीजिए। 2 सर। 2, अच्छा सेकंड सर। ठीक है, आगे बढ़िए जरा। 19वीं सदी के दौरान ना निम्नलिखित में से एक परीक्षा के जनक किसे माना गया था? अच्छा जी, ये तो आसान सवाल है, आप बता सकते हो परीक्षा के जनक। जॉन ऑगस्टन सर। ओके, यहाँ परीक्षा के जनक जो बताया गया है इस विकल्प में, वो जॉन ऑगस्टन का नाम बताया गया है। जॉन ऑगस्टन को परीक्षा का जनक माना गया। जॉन ऑगस्टन ने एक बेसिकली सोमेकर थे, जिन्होंने सन 1852 में शराब के आदी व्यक्ति के लिए जमानत के लिए आवेदन किया था। उन्होंने इस व्यक्ति को शराब पीना छोड़ने का वादा करने के लिए राजी किया था। जॉन ऑगस्टन ने कुछ सालों तक इस तरह से अपराधियों की मदद की और उनके प्रयासों से कानून अधिकारियों को परीक्षा पर विचार करने के लिए प्रेरित किया था। और अपराधियों की परीक्षा अधिनियम है भारत में एक, और वो अधिनियम 1958 का है, 1958 का है। ये देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 को मानते हो आप लोग, सही बात है ना। और स्वयंसेवी क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति कब मानते हो? ये 2007। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कब बनाई जाती है? 2006। और राष्ट्रीय बाल नीति कब बनाई जाती है? 2004। यही विकल्प सही होना चाहिए, बताइए। यस सर, 4। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन जो जाएगा आप लोगों का, वो ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग उद्देश्य वगैरह याद रखिएगा। भारत सरकार ने सन 1974 में पहली बार, ठीक है, राष्ट्रीय जो है बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित किया था। इसके अलावा फिर 2013 में, ठीक है, 2013 में अब परीक्षा में जब भी सवाल बनेगा वो भी एक प्रकार का 2013 का पार्ट अदा करेगा। इससे पहले 2004 का भी पार्ट यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं, 2004 का। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सामाजिक कल्याण प्रशासन जो होता है वो संरचना में सोपानकी होता है, स्ट्रक्चर में स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। जी सर जी। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी कि समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में एक सोपानकी होता है, और ये पॉइंट आप कर सकते हैं।
दूसरा है नेतृत्व, निर्णय करना, क्षमता और शक्ति और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनिवार्य तत्व होते हैं। देखो, नेतृत्व हो गया, निर्णय करना हो गया, और क्षमता शक्ति हो गई, प्रशासनिक प्रक्रियाएं होंगी, ये एक अनिवार्य एलिमेंट होते हैं, और ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। तो यहाँ विकल्प आएगा वो ऑप्शन आपका पहला सही माना जाएगा। दोनों उत्तर या दोनों विकल्प जो ऊपर दिए गए हैं ये स्टेटमेंट आपके सही है, पहला ऑप्शन सही जाएगा इस सवाल का। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान के निम्न में से अनुच्छेदों के अनुसार बेरोजगारी, वृद्धावस्था, रुग्णता, निःशक्तता, अनार्थ, अभाव के अन्य मामलों में आर्थिक क्षमता व विकास की सीमाओं के भीतर राज्य काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी प्रावधान करेगा। ये निम्न में बताना है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का रिलेट कराता है, बताइए। 41 सर, 41 41। हाँ, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद यहाँ पर जो 41 है, ये 41 अनुच्छेद के कुछ कीवर्ड है। अच्छे प्रशासन का अधिकार होता है, इसका मतलब होता है अच्छे प्रशासन का अधिकार होता है 41। और प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि उसके मामलों को संघ को या संस्था, निकाय, कार्यालय या एजेंसी के द्वारा निष्पक्ष या उचित समय के भीतर उसको निपटाया जाए। तो आर्टिकल 41 बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी, दिव्यांगता के मामलों में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने या उसके अधिकार को सुनिश्चित करता है, वो आर्टिकल आपका 41 दर्शाता है। लेकिन 42 यहाँ पर दिया गया है। 42 राज्य काम की न्याय संगत मामले परिस्थितियों को सुनिश्चित करने या मातृत्व राहत के लिए ये बेसिकली प्रोवाइड कराता है। तो वो आर्टिकल आपका 42 प्रस्तुत होता है। एक आर्टिकल आपके सामने आता है 39 के अंतर्गत कई पार्ट रहे हैं, जिसमें राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। 38 है वो। तो 39 जो है वो राज्य विशेष के लिए कुछ नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करता है ना, नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में काम करता है। जैसे सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार हो, है ना, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण के सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित हो, कुछ ही व्यक्ति के पास धन को संकेंद्रित करने से बचाया जाए, पुरुषों और महिलाओं को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, है ना, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बात करता है। ठीक है, कौन? आर्टिकल 39। बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण ना होने दे, वो भी 39 ही बताता है। तो ये आर्टिकल आता है 39 के अंतर्गत। एक आर्टिकल आपके सामने 14 है, ये आप भली भांति तरीके से जानते हैं, आर्टिकल नंबर 40 है ना। आर्टिकल 14 आप सभी को पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 क्या बताता है? सभी की समानता की बात करता है। तो यहाँ सवाल का सही जवाब होगा तीसरा वाला। ये सवाल आईएमपी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये इंडिविजुअल के रूप में भी आ सकता है भाई, ठीक है, और सम्मिलित के रूप में भी ये सवाल आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये इस सवाल के आधार पे अगर हम बात करते हैं, द सिमोंग रिपोर्ट आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में, यही ना। ईस्टर्न बोर्ड ऑफ चैरिटी कब आया था? 1863 में। हाँ, 1863 में आया था। देखिए इस सवाल में जो ये द सिमोंग द रिपोर्ट 1968 मेंशन किया गया है सर, ये कम्युनिटी पर बेस्ड थी। ये द सिमोंग रिपोर्ट 1968 की एक प्रकार की कम्युनिटी पर बेस्ड क्रियाओं को संचालित करना या सेवाओं को संचालित करने पर केंद्रित थी। और जो स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी रही है वो 1963 की रही है। मैसाचुसेट्स से ये शुरू होकर राज्यों ने अपने संस्थागत ढांचों के संचालन के लिए
या उसकी देखरेख या प्रबंधन के लिए इस बोर्ड की नियुक्ति करना शुरू किया गया था। चैरिटी कार्यकर्ताओं की कल्पना को तुरंत प्रभावित किया। 1968 में ये बनाई गई थी, 1963 में ये बनाई गई थी। और 1965 में एक अहम रोल बता रहा हूं, राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए एक सम्मेलन बुलाया था इसने, राष्ट्रीय संघ की स्थापना के लिए, संघ की स्थापना के लिए, ठीक है। और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए लिखा हुआ है, यानी 1877 होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिखा हुआ है, और ये बात तो सभी बच्चों को 1952 की है। 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर, है ना, इसको शुरुआत किया गया था इस कार्यक्रम को। और ये ग्रामीणों के समग्र विकास के लिए एक बहु परियोजना कार्यक्रम है। ये एक बहु परियोजना कार्यक्रम है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में वर्ष 1952 में शुरू हुआ था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आ चुका है ये, है ना। और इसका सही विकल्प होगा एक का दूसरा, दूसरा का पहला, और आप सही कह सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, विकल्प पहला। अब ये तो रिसर्च है, ये तो सभी को पता होगा। पहले क्या लगाएंगे, पीएचडी कैग लिखेंगे, है ना। उसके बाद आर। प्रॉब्लम कहीं पर है, प्रॉब्लम कहीं पर दिखाई दे रही है नहीं भाई। तो क्या पॉइंट सबसे पहले यहां पर लिखना उसे समझोगे आप, प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करते रहिए साथ ही साथ आप लोग। क्या पॉइंट यहाँ पे, जब प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोथेसिस भी नहीं है, डिजाइन तो दिया गया है, डिजाइन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग किस प्रश्न की तरफ झुकाव आप करना उचित समझेंगे। किस पहले पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिजाइन फर्स्ट आएगा सर। पहले में क्या आएगा फर्स्ट सर, अनुसंधान डिजाइन सर, डी अनुसंधान, यानी रिसर्च की डिजाइन करेंगे। डिजाइन नहीं हो सकता पहले, उससे पहले सर रिसर्च जो ई में दिया ना सर, अनुसंधान दृष्टिकोण, अप्रोच होगा सर ई, पहले होगा सर डिजाइन आपका, उसको, हाँ ई आएगा। पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपका नजरिया क्या है रिसर्च, हाँ अप्रोच जाएगा सर। उसके बाद हम डिजाइन करेंगे, आपको रिसर्च डिजाइन, उसके बाद हम, हाँ उसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद तब हम डेटा कोडिंग करेंगे, ये आपको, हाँ कोडिंग करेंगे सर। अब उसके बाद उसके बाद डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सर ये कर देंगे सी और बी सर। तो कहने का मतलब ये सही है कि सबसे पहले यहाँ अनुसंधान की प्रणाली संबंध में अगर संरचनाओं का जो सही क्रम माना जाता है, वो पहले आपका यहाँ पर देखा जाता है कि रिसर्च का पर्सपेक्ट, यानी उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका नज़रिया क्या रहा है रिसर्च पर, उस पर हम फोकस करते हैं। और ये बात सत्य है, ये बात अनुसंधान दृष्टिकोण का सही है, क्योंकि ये कहता है शोधकर्ता द्वारा डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए चुनी गई एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं? एक होता है मात्रात्मक, और एक होता है गुणात्मक, और एक होता है मिश्रित विधि। प्रकार की, ठीक है, 3 प्रकार की। प्लीज म्यूट रहे भाई, म्यूट रहे, क्या बात है ना, म्यूट रहिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, गुणात्मक, मात्रात्मक और मिश्रण, है ना। ये 3 प्रकार की बेसिकली क्या होती हैं, मुख्य दृष्टिकोण होता है अनुसंधान के दृष्टिकोण में, जहां डेटा शोधकर्ता एकत्र करेगा, विश्लेषण करेगा और व्याख्या करने के लिए चुनेगा अपनी एक प्रक्रिया। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो अनुसंधान डिजाइन का रोल आता है। इसका मतलब होता है सर कि शोध करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना या उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं हम।
शोध करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो प्लान आपने बनाया है उस प्लान की रूपरेखा बनाते हैं हम, इसका यूज यहाँ पर किया जाता है। और अनुसंधान डिजाइन शोधकर्ता को शोध के परिणामों का निष्कर्ष या परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करने की विधि को तय करता है। ये डी वाला विधि को तय करता है। उसके बाद रिप्रेजेंट होता है हमारे सामने प्रतिदर्श डिजाइन। प्रतिदर्श डिजाइन नमूनाकरण डिजाइन कहते हैं इसको, और ये बेसिकली किसी अध्ययन के लिए चुना या किसी अध्ययन के लिए सैंपल चुनने की विधि होती है। किसी अध्ययन के लिए ना सैंपल चुनने की विधि होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्श डिजाइन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श डिजाइन बोलते हैं। सैंपलिंग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। उसके बाद डेटा को कूटबद्ध करना। डेटा को कूटबद्ध करने का मतलब है साधारण जानकारी को, है ना, कठिनाइयों से समझ आने वाले अस्पष्ट माध्यम से बदलना। यानी एक प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये इनक्रिप्शंस होता है, इसको इनक्रिप्शंस भी कहा जाता है कोट लेखन को। यहाँ पर आप लिख सकते हो इनक्रिप्शन शब्द यूज कर सकते हो, इसी को बोला जाता है, डेटा को कोट करने को ही बोला जाता है बीजगणितीय रूप में। इसका मतलब होता है कि कई अलग अलग सेवाओं के लिए एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब अलग अलग पासवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कूटबद्ध के लिए उपयोगकर्ताओं के पास मजबूत और अद्वितीय पासवर्ड होता है, एक यूनिक पासवर्ड होता है ना, उसका हम जो बेसिकली प्रयोग करते हैं, और होना भी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए। इसके दृष्टिकोण में एक शब्द यूज होता है जैसे अत्यंत कठिन शब्द, है ना, अत्यंत कठिन, जिसे सरलता से ना जाना जा सके, मतलब साधारण जानकारी को सरलता से ना जाना जा सके, है ना। कठिनाई से समझ आने वाले अस्पष्ट माध्यम को बदलना ही कूटबद्ध करोगे तो तुरंत वो चीज़ें कोडिंग होगी और आप आसानी से उसको समझ जाओगे उस प्रक्रिया में। और उसके बाद आता है डेटा विश्लेषण, ये लास्ट का पार्ट बनता है। डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस कहते हो, आंकड़ों का जांच करना और उसकी सफाई करना, उसके परिवर्तित करना, उसको मॉडल के रूप में प्रक्रिया का नाम देना, निष्कर्ष निकालना, ठीक है, निर्णय लेने में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम लोग डेटा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बन जाती है इसके परिप्रेक्ष्य में। विकल्प यही सही होगा, EDACB ऑप्शन में ढूंढना है आपको। फोर्थ ऑप्शन सर। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर विकल्प 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल DSM-5। देखो मैंने आपको कहा है एक तो ICD-10 याद रखिए, दूसरा DSM-5 याद रखें। ये दोनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जाने जाते हैं। तो फिलहाल इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यह आपका विकल्प जो जाएगा वो आपका सही माना जाएगा, वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। विकल्प कौन सा सही जाएगा बताइएगा इसमें आप लोग? फोर्थ ऑप्शन सर फोर। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा DSM-5 का। DSM-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 5th एडिशन है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा ये बेसिकली पब्लिश किया गया है। DSM-5। एक होता है ICD-10। ICD-10 जानते हैं? ये नहीं सर। नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, ये भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एक एडिशन का पार्ट है ICD-10, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इंटरनेशनल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। 10th जो है रिवीजन है, ये 10th रिवीजन है, ठीक है। तो ये भी पार्ट हम सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सवाल आपके सामने और आता है, और क्वेश्चन नंबर 118, सामाजिक नीति पूछा है आपसे पूछा
गया है सामाजिक नीति है क्या, या सामाजिक नीति है, तो उस दृष्टिकोण में कौन सा विकल्प आपका सही जाना चाहिए इस परीक्षा के इस आधार पर हम बात करते हैं तो, है ना। तो इसके अगर दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका सामाजिक नीति में युक्ति संगत लक्ष्य होना चाहिए, ये पॉइंट आपका सही है। युक्ति संगत लक्ष्य का मतलब क्या है? युक्ति संगत का मतलब होता है कि उपयोगिता युक्ति संग निर्णय लेना, उपयोगिता युक्ति संगत निर्णय लेने का जो लक्ष्य होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक नीति। तो युक्ति संगत निर्णय लेते समय संरचित प्रश्नों का उपयोग उस मुद्दे की गहन जांच को प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है जिसे हल किया जा सके। एक व्यक्ति के पास प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करने की संज्ञानात्मक क्षमता होती है और ये सभी क्रियाएं युक्ति संगत लक्ष्य कहलाती है, जो कि सोशल पॉलिसी के पार्ट है, जो कि सोशल पॉलिसी के पार्ट हैं। ये पार्ट आपका सही माना जाएगा। दूसरा, सुविचारित लक्ष्य, लक्ष्य के बिना काम करने का कोई लाभ नहीं, ये बात आप जानते हो। और सामाजिक नीति कहती है लक्ष्य जरूरी होना है, लेकिन लक्ष्य हमें खुद ही तय करना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्य क्षमता और योग्यता हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो सुविचारित लक्ष्य भी सामाजिक नीति का पार्ट माना जाएगा। उसके बाद सुव्यक्त लक्ष्य, सुव्यक्त लक्ष्य का मतलब सिंपल होता है, आप भलीभांति तरीके से जैसे किसी चीज को एक्सप्रेस करना, जैसे किसी चीज को एक्सप्रेस करना ही एक प्रकार से सुव्यक्त लक्ष्य का पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है आर्टिकुलेटेड गोल, वेल आर्टिकुलेटेड गोल। ये क्या होता है? अच्छी तरह से किसी लक्ष्य को स्पष्टीकरण तरीके से उससे व्यक्त किया जाता है, तो उससे बोलते हैं वेल आर्टिकुलेटेड गोल। अच्छी तरह से लक्ष्य को व्यक्त करना, स्पष्ट हो, विशेष हो, मापनीय हो, प्रासंगिक हो, समयबद्ध हो, उसको बोला जाता है एक प्रकार से सुव्यक्त लक्ष्य। और ये भी पार्ट इसमें शामिल होता है ना। अस्पष्टता का मतलब होता है लक्ष्य स्पष्ट और विशेष होने चाहिए, अस्पष्ट होगा तो क्रियाएं होंगी नहीं। मापनीय का मतलब होता है लक्ष्य को मापने योग्य होना चाहिए, सुव्यक्त कहता है ये सभी। प्रासंगिकता का मतलब होता है लक्ष्य टीम और संगठन के लिए महत्वपूर्ण होने चाहिए, समयबद्ध होना चाहिए, प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल की गई हैं। और एक होता है अंतर्निहित लक्ष्य। अंतर्निहित लक्ष्य का मतलब सिंपल होता है कि ये वे लक्ष्य होते हैं जो अक्सर अनकहे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ताकत होती है। ये लक्ष्य अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ सीधे टकरा जाते हैं। अक्सर बेसिकली अगर हम बात करते हैं अंतर्निहित लक्ष्यों को समझने और उन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा तय करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम प्रक्रिया यानी स्टेप प्रक्रिया का फॉलो करें, ठीक है। लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने के लिए हमेशा प्रेरणाओं को ढूंढने का प्रयास भी करें। ये चीज़ें शामिल होती है। एक होता है अगर हम बात करते हैं तो सहायक, इसको बेसिकली बोला जाता है सहायक लक्ष्य, है ना। किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाले उद्देश्य या मुख्य जो परिणाम होते हैं उसे सहायक लक्ष्य का नाम दिया गया है, उसे सहायक लक्ष्य का नाम दिया गया है। सब्सिडियरी गोल्स बोला जाता है इसको, है ना। और ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये सोशल पॉलिसी का पार्ट नहीं माना जाता है, ये सोशल पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ये कहा जाता है कि बड़े लक्ष्य को पूरा करने में मदद करने वाले जो उद्देश्य होते हैं, मदद होता है, उसको शामिल करता है। तो जैसे मैंने कोई गोल लिया, गोल में दूसरा गोल भी आपका मदद, यानी दो गोल, एक गोल से दोनों काम हो रहे हों, तो वो सोशल पॉलिसी का पार्ट नहीं कहलाएगी, वो सामाजिक नीति का पार्ट को नहीं कहलाएगी। मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिकता, समयबद्धता, लक्ष्य निर्धारण की पार्ट में हमने थर्ड वाले में देखा था, सी वाले में, उस पार्ट में शामिल था।
सहायक लक्ष्य, यहाँ पर इसका एक प्रकार से कहिए कि प्रतिरोध शब्द शामिल है। सुव्यक्त वाले लक्ष्य का प्रतिरोध है सहायक लक्ष्य, यानी विलोम शब्द है, अपोजिट शब्द है। यहाँ पर डायरी या ऐप वगैरह का इस्तेमाल करता है। सहायक लक्ष्य में आपने ऐप का इस्तेमाल कर लिया, डायरी का आपने इस्तेमाल कर लिया, है ना। लक्ष्य की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया आपने, तो वो सोशल पॉलिसी नहीं है, वो सहायक लक्ष्य में जानी जाती है। वो दिनचर्या का हिस्सा बन जाना, एप्लीकेशन डायरी का प्रयोग कर लेना, है ना। मैं नहीं कर सकता हूँ कहने के बजाय मैं कोशिश कर सकता हूँ, इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल कर लेना, तो वो सहायक लक्ष्य का पार्ट बन जाता है। तो ए बी सी डी का ही पार्ट होगा, और ए बी सी डी ही ढूंढना है आपको। ए बी सी डी और विकल्प पहले में आपको मैच हो रहा है, और यही विकल्प आपका सही है, ये विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन कौन से जीवन की गारंटी देता है? जीवन की कौन कौन सी गारंटी देता है? संपूर्ण पर्यावरण का अधिकार देता है। ये तो सिंपल है, ये तो आसान है। जीवन की गारंटी का अधिकार कौन देगा? संपूर्ण पर्यावरण अधिकार। संपूर्ण पर्यावरण अधिकार का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब है स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। एक मौलिक मानव अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में इस अधिकार को मान्यता दी, और 2022 में महासभा ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी। इसलिए आपका ये पॉइंट हमेशा सार्वभौमिकता के रूप में सत्य माना जाएगा। ठीक है। संपत्ति का अधिकार तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक प्रकार से आप कह सकते हो कि हटा दिया गया, तो इसलिए जीवन की गारंटी तो देगा नहीं, इसलिए बी को एलिमिनेट कर दीजिए, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मानवीय प्रतिष्ठा सहित जीवन का अधिकार की बात कर रहा है, यानी विकल्प सी वाले को अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं ये शब्द साफ शब्दों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और उसे मनमाने ढंग से जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, या ना किए जाने के अधिकार को बारे में बताता है, तो वो मानवीय प्रतिष्ठा सहित जीवन का अधिकार रिलेट कराता है। और उसके बाद मृत्यु का अधिकार, ये तो भाई साफ शब्दों में गलत है। उसके बाद निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब सिंपल होता है किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत जानकारी, गतिविधि या भौतिक स्थान की गोपनीयता बनाए रखने का अधिकार है, इसलिए वो निजता का अधिकार दर्शाता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ए को सही करिए, सी को सही करिए और ई को सही करिए, ये विकल्प को ढूंढिए। आपका बी वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। यहाँ पर सही है ना, बी विकल्प सही है सर, सही है। सही है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल परिभाषा से आया हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा सामाजिक रूप से वांछित या वांछनीय माने जाने वाले उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए शिक्षण, प्रचार, अनुनय और दबाव के माध्यम से प्रचलित सामाजिक प्रथाओं या दशाओं में परिवर्तन लाने और परिवर्तन रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। परिभाषा, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं आप ये बात समझ रहे हैं कि सामाजिक रूप से वांछनीय माने जाने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा हो गया, प्रचार हो गया, अनुनय हो गया, दबाव हो गया, इनके माध्यम से सोशल प्रथा में और दशा में परिवर्तन और परिवर्तन रोकने का प्रयास करने की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ये सोशल एक्शन जैसी परिभाषाएं भी प्रस्तुत हो रही हैं। अब सोशल एक्शन में ऑथर देखो, कम्युनिटी में अगर हम बात करते हैं और सोशल एक्शन में बात करते हैं तो नाम हम लोगों को ऑथर डनहम का आता है, और ये सवाल सोशल एक्शन का है, और सोशल एक्शन में आप 1958 की परिभाषा को ऑथर डनहम जी का लगा सकते हैं। बाकी कोई और मैच नहीं कर रहा है, कोई भी विकल्प इसके अलावा, और विकल्प आपका पहला ही जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120 का ऑप्शन एक सही है। दिव्यांग जनों के अधिकार के लिए एक अधिनियम बना 2016 में, एक धारा बनती है 16, जो शैक्षिक संस्थान है मतलब उसको EI से रिप्रेजेंट करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कर्तव्य है कि वित्त पोषण और मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था प्रदान करेगी। वो कौन सी चीजें इसके अंतर्गत रिप्रेजेंट करेगी? 121 का ये सवाल है। क्या विकल्प समावेशी या इंक्लूसिव एजुकेशन पर बल देगा? इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है शेष बच्चे के साथ जो सामान्य बच्चा होगा उस बच्चे के बारे में ये शैक्षिक संस्थान का कर्तव्य बनता है कि उसे एक प्रकार से अधिकार दे या उसकी एजुकेशन को प्रोवाइड कराया जाए, उसकी जो भी आवश्यकता है उसको फुलफिल किया जाए,
विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट माना जाएगा, समावेशी शिक्षा। सभी बच्चों को एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ाने का जो मौका मिले उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। विशेष शिक्षा क्या होती है? विशेष शिक्षा क्या होती है? विशेष शिक्षा वो होती है जहाँ आप किसी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो डिसेबल है, जिससे विशेष शिक्षा की आवश्यकता है, तो उन बच्चों के लिए एक शैक्षिक दृष्टिकोण जो मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग होते हैं, उन बच्चों को जहाँ पढ़ाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट शिक्षा बोलते हैं। एक होता है शारीरिक शिक्षा, यानी आप बोल सकते हो फिजिकल एजुकेशन। तो शारीरिक शिक्षा का मतलब बेसिकली शारीरिक गतिविधियों के जरिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अगर सिखाया जा रहा है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे उनको सिखाया जा रहा है, तो वो शारीरिक शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लोग शारीरिक या फिजिकल एजुकेशन का नाम देते हैं। एक आता है समेकित शिक्षा। समेकित शिक्षा का मतलब सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चों, ये बनेगा आपका समेकित शिक्षा। ये बनेगा विशेष बच्चों के साथ सामान्य बच्चा, समेकित शिक्षा बनेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं समेकित शिक्षा। और जो आपके सामने समावेशी शिक्षा था उसका मतलब था सभी बच्चों को एक ही विद्यालय में, वहाँ इंक्लूड है आपका विशेष बच्चा, एक ही क्लास हो, है ना, एक ही क्लास हो और एक ही सिलेबस हो, एक टीचर ना एक ही बच्चों को, मतलब एक ही क्लास में सभी बच्चों को एक ही सिलेबस पढ़ा रहा हो, तो उसे इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट कहा जाएगा। और विकल्प इस प्रश्न में सी यानी थर्ड सही माना जाएगा। ये बात कहा गया है RPWD एक्ट 2016 धारा नंबर 16 में, धारा नंबर 16। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव मस्तिष्क के 3 स्तर होते हैं, ये बात जानते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। और इस प्रश्न के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या विकल्प बनेगा? एक तो चेतन बनेगा, दूसरा पूर्व चेतन बनेगा, तीसरा अचेतन बनेगा। कम चेतन गलत हो जाएगा, अति चेतन गलत हो जाएगा। BCE ऑप्शन सही होगा आपका। BCE ऑप्शन जाएगा यहाँ पर चौथा सही विकल्प होगा आपका। नहीं सर, पूछिए। कार्य निष्पादन मतलब जॉब निष्पादन की बात हो रही है, कार्य निष्पादन, क्वेश्चन नंबर 123 में। और कहा गया उसका प्रबंधन का मूल एलिमेंट क्या हो सकता है, मूल तत्व क्या हो सकता है कार्य निष्पादन के, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। और इस प्रश्न का सही विकल्प होना चाहिए निर्देश साझा करना। मतलब सिंपल होता है, कार्य निष्पादन के अंतर्गत जैसे QR कोड का इस्तेमाल करना। QR कोड स्मार्ट पैकेज का एक लोकप्रिय तकनीक है जो बेसिकली डायरेक्शन का कार्य करता है, और ये बात सत्य है। दूसरा आपके सामने अगर हम बात करते हैं लक्ष्य संरेखण करना। लक्ष्य संरेखण करने का मतलब क्या होता है? मतलब लक्ष्य को साधना शामिल है, लक्ष्य को साधना शामिल है। कार्य निष्पादन का मापन करना गलत जवाब होगा, सॉरी ये भी सही जाएगा। कार्य निष्पादन है ना, कार्य निष्पादन सही है सर। समग्र लक्ष्य गलत सही नहीं होगा, फिर टोटल लक्ष्य पर बात करेगा। यहां पर सी नहीं होगा, डी और ई होगा। कार्य निष्पादित मापन, समग्र लक्ष्य क्या होता है? समग्र लक्ष्य ना टोटल पर, जैसे अगर मैंने दूसरे वाले पॉइंट पर बात करता हूं लक्ष्य संरेखण पर, तो संगठन के सभी स्तर पर लक्ष्य को इस तरह से निर्धारित करना कि कंपनी व्यापक मिशन और विजन से जुड़ सके, ये लक्ष्य का संरेखण का पार्ट होगा, ये वाला। लेकिन अगर मैं आपको ओवरऑल गोल की बात करता हूं, ओवरऑल गोल का मतलब होता है एक प्रकार से टोटल लक्ष्य, है ना, टोटल लक्ष्य। तो टोटल लक्ष्य पर काम नहीं होगा,
हो ही नहीं सकता पॉजिटिव। आपके पास 10 लक्ष्य हैं, 10 में से जो आवश्यकता लगे उस पर काम करोगे तभी काम कर पाओगे, 3 या 4 या 5 पर। जो नीडी हो उसके लिए उस पर काम करें, उसका मैनेजमेंट बनाकर काम करें। सब पर काम करोगे तो कार्य सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए ये आप जी सर। है ना। कार्य निष्पादन का मापन होगा और मान्यता और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ABDE जाएगा, ऑप्शन सेकंड सर। आपका B सही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग, है ना। ठीक है, यहाँ से कल करेंगे, कल पेपर ये समाप्त हो जाएगा।